जब मैं गुजरात आया तो बस एक सपना था और जेब में कुछ सिक्के। दिनों तक भटका, काम नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, छत नहीं मिली। और फिर एक रात जब आसमान में कोई चांद नहीं था, राहुल ने एक बंगले के बगीचे के कोने में चुपचाप चादर ओढ़ ली। उसी कोने से शुरुआत हुई उस कहानी की, जो भूख से चली थी पर खत्म होगी एक अधूरे इंसान के पूरा बन जाने पर। रात के सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, कौन है वहां? राहुल चौंका, जैसे कोई अंधेरे में से उसकी आत्मा को देख रहा हो। एक औरत धीरे धीरे उसकी ओर आई, साड़ी में लिपटी, गहनों से सजी। पर सबसे भारी थी उसकी आंखें, जहां सूनापन भी था और अधिकार भी। तुम कौन हो? उसने पूछा। राहुल कांपते हुए बोला, मैं राहुल, राजस्थान से आया हूं। बस रात बिता रहा हूं। कोई ठिकाना नहीं। मैं चोर नहीं हूं मैडम, सच कह रहा हूं। वो औरत, मालती, बंगले की मालकिन थी। पर उसकी आवाज में डांट नहीं, दया थी। यहां ऐसे रहोगे तो मर जाओगे। चलो मेरे साथ अंदर। राहुल को लगा सपना देख रहा है। पर वह चला। उस आलीशान बंगले के भीतर, जहां उसकी भूख को पहली बार खाना मिला और शरीर को पहली बार बिस्तर। पर बंगले के हर कोने में कुछ था। एक नजर, एक साया, एक इंतजार। मालती अकेली रहती थी। राहुल अब उसी बंगले में था, काम करता, बगीचे को संवारता, मालती से बातें करता। और हर बातचीत के साथ वो उस औरत के और करीब आने लगा, शारीरिक नहीं बल्कि कुछ अदृश्य संबंध की ओर। मालती की मुस्कान में एक जादू था, उसकी चुप्पी में एक खिंचाव, और उसकी आंखों में एक दूसरी दुनिया। मालती की वह मुस्कान, हल्की चुटकी के साथ उसकी आंखों की चमक और स्वर की नरमी, राहुल के मन में हलचल मचाने लगी। वो हड़बड़ाया, फिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आदत नहीं रही इतनी खातिरदारी की। मालती पास खड़ी रही और बोली, अब से आदत डाल लो। जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हारी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज में एक अलग ही अधिकार झलक रहा था, जो राहुल को कहीं भीतर तक सुकून देता और साथ ही असहज भी करता। राहुल ने खाना शुरू किया। हर कौर जैसे भूख नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा था। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन उसने नजरें नीचे ही रखीं। मालती चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। उसका नजरिया अब बदल रहा था। पहली बार उसने राहुल को महज एक गरीब या असहाय नहीं देखा था, बल्कि उसके चेहरे पर मेहनत, संघर्ष और एक अदृश्य ताकत नजर आई। और शायद इसी ने उसे आकर्षित किया था। रात बीत गई। राहुल को बंगले के पिछवाड़े एक कमरा दे दिया गया था, छोटा लेकिन सजा संवरा। वहां एक पुराना सा पलंग, एक अलमारी और खिड़की से बाहर झांकता बगीचा था। वही बगीचा जहां कभी वो चादर ओढ़कर सोया करता था। दिन बीतते गए। राहुल अब बगीचे की देखभाल करता, साफ सफाई करता और घर के कुछ छोटे मोटे काम भी। मालती दिन में अक्सर अपने कमरे में रहती, लेकिन शाम को जब बगीचे में टहलती तो अक्सर राहुल से बातें करती, कभी गांव की, कभी मौसम की, तो कभी सपनों की। लेकिन उनके बीच जो मौन संवाद था, वह धीरे धीरे गहरा होने लगा। एक औरत जो अकेली थी, और एक युवक जो अपनी पहचान बनाने की तलाश में था। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और बगीचे की हवा में हल्की सी ठंडक थी, मालती झूले पर बैठी थी। राहुल पास में पौधों को पानी दे रहा था। तभी मालती ने पूछा, राहुल, तुम्हारा सपना क्या है? राहुल ठिठका, फिर बोला, एक दिन अपना खुद का होटल खोलना चाहता हूँ।
मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम खोलोगे। मुझे यकीन है तुम्हारे अंदर हिम्मत है, बस खुद पर भरोसा बनाए रखना। उसने पहली बार उसे तू की जगह तुम कहकर संबोधित किया था। राहुल ने यह नोटिस किया और वो क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। कुछ महीने बाद राहुल ने एक छोटी सी दुकान ली थी, छोले भटूरे का ठेला, जो मेहनत, स्वाद और ईमानदारी से इतना लोकप्रिय हुआ कि जल्द ही वह एक रेस्टोरेंट में बदल गया। पर उसने यह सब मालती को नहीं बताया। वह अब भी हर शाम बगीचे में आता, काम करता और रात वहीं बंगले के पीछे वाले कमरे में बिताता। मालती उसे अब भी वही समझती थी, एक साधारण लड़का। और राहुल चाहता भी यही था, क्योंकि अब जो रिश्ता बन चुका था उसमें झूठ नहीं बल्कि छुपी सच्चाई थी। फिर आई वो रात। बंगले में बिजली चली गई थी। बाहर बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और मालती ने राहुल को आवाज दी, राहुल, एक मोमबत्ती तो ला देना कमरे से। राहुल दौड़ता हुआ आया और जैसे ही दरवाजा खोला उसकी आंखें ठहर गईं। मालती दरवाजे के पास खड़ी थी, भीगी हुई, केवल एक सफेद तौलिए में लिपटी। उसके लंबे बालों से पानी की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। उसकी आंखें राहुल से मिली और कुछ देर के लिए वक्त जैसे ठहर गया। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने मोमबत्ती हाथ में पकड़ी थी, लेकिन हाथ कांप रहा था। मालती ने उसकी आंखों में देखा, कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं, सिर्फ एक ज्वाला जो दोनों ओर थी। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, उसने धीरे से कहा। राहुल ने फटी-फटी आंखों से उसे देखा, फिर हल्की आवाज में बोला, आपको देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मालती कुछ नहीं बोली, बस धीरे से उसके हाथ से मोमबत्ती ले ली और राहुल के करीब खड़ी हो गई। बिजली फिर से कड़की, मोमबत्ती की लौ कांपी और उसी पल सभी दीवारें गिर गईं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन रात अब भी गीली थी। कमरे में मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। राहुल और मालती एक दूसरे के बेहद करीब थे। शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनके बीच सब कुछ सिर्फ नजरों और सांसों से कहा जा रहा था। लेकिन जैसे ही राहुल ने मालती के गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ठक ठक ठक, दरवाजे की तरफ से किसी ने 3 बार धीरे धीरे दस्तक दी। राहुल चौंक गया। मालती का चेहरा सख्त हो गया। उसके होंठ सख्ती से बंद हो गए और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। रुको, उसने धीमे से कहा। इस वक्त कौन? राहुल ने पूछा। चुप रहो, मालती फुसफुसाई। वो मोमबत्ती उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा अब भी बंद था, पर वहां कोई नहीं था। मालती ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी और बारिश की भीगी हुई मिट्टी की गंध। राहुल पीछे से देख रहा था, उसकी भौहें तनी हुई थी। शायद कोई मजाक कर रहा है, उसने कहा। लेकिन मालती कुछ नहीं बोली। वो कुछ देर यूं ही दरवाजे को देखती रही, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। राहुल ने उसकी आंखों में देखा, वो डरी हुई थी। नहीं, सिर्फ डरी नहीं, उसमें कुछ और था। कोई बीता हुआ डर जो फिर से जिंदा हो उठा था। रात ढल गई, पर मालती सोई नहीं। वो खिड़की से बाहर बगीचे को देखती रही, जहां एक वक्त राहुल चादर में लिपटा सोता था और जहां किसी और की परछाई अब भी झांक रही थी। राहुल ने धीरे से पूछा, क्या आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे?
मालती ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, उसकी आंखें बुझी हुई थी। फिर वो बोली, तुमने कभी सोचा, राहुल, इतना बड़ा बंगला, इतनी दौलत, और मैं यहाँ अकेली क्यों हूँ? राहुल कुछ नहीं बोला। मालती उठकर खड़ी हुई और बिस्तर के पास रखी एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक आदमी था, सुदर्शन, मजबूत, एक शेर की तरह। ये मेरे पति थे। आरव, उसने कहा। थे? राहुल ने पूछा। मालती की आवाज ठंडी हो गई। हाँ। अब नहीं है। वो मरे नहीं। उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। ठीक इसी बंगले में। राहुल पीछे हट गया। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। लेकिन क्यों? उसने पूछा। मालती ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि वो जान गए थे कि मैं कौन हूं। आप कौन है? राहुल की आवाज लड़खड़ाई। मालती मुस्कराई। वो मुस्कान अब वैसी नहीं थी जैसी बगीचे में होती थी। अब उसमें कोई गूढ़ रहस्य, कोई राक्षसी ठंडक छिपी थी। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? उसने पूछा। राहुल कुछ नहीं बोला। मालती झुकी। उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, मैं वो हूं जो रात के तीसरे पहर में तुम्हारे सपनों में आता है और फिर तुमसे तुम्हारी आत्मा लेकर चला जाता है। और तभी बंगले की सारी बत्तियां खुद ब खुद जल उठीं। कमरे का माहौल गर्म हो गया। राहुल का दिल धड़क रहा था, पर वो भागा नहीं, क्योंकि अब वह भी वैसा ही कुछ बन चुका था, एक हिस्सा उस रहस्य का जिसकी शुरुआत एक भूखे लड़के और एक अकेली औरत के मिलन से हुई थी। उस रात बिजली की चमक और मोमबत्ती की कापती लौ के बीच, जब मालती ने फुसफुसाकर कहा, मैं वो हूं जो सपनों में आता है। राहुल का रोम रोम सिहर उठा, लेकिन भागा नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक वो उसकी ओर खिंच चुका था, ना सिर्फ उसके सौंदर्य की ओर, बल्कि उसके भीतर छिपे किसी अज्ञात बल की ओर, जो डरावना होने के साथ साथ सम्मोहक भी था। अगली सुबह बंगले के बगीचे में राहुल पौधों में पानी दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें रात की बातों में उलझी थी। तभी मालती पीछे से आई और उसकी पीठ पर हाथ रखा। रात की बातें याद कर रहे हो? उसने पूछा। राहुल चौंक गया। आप कौन सी दुनिया की बात करती हैं? उसकी आवाज में डर नहीं था, अब सिर्फ जिज्ञासा थी। मालती मुस्कराई। तुम देखना चाहते हो ना, मेरी असली दुनिया? राहुल चुप रहा, फिर हल्के से सिर हिलाया। तो आओ, आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो शक्ति जिसने मेरे पति को राख बना दिया और अब शायद तुम्हें भी बदल देगी। रात 3 बजे बंगले के नीचे तहखाने का दरवाजा खुला। वो दरवाजा जो सालों से बंद था, जिसके आगे जाले थी, दीवार पर पुराने मंत्रों की लकीरें उकेरी थी। मालती के पास एक लाल तेल की ढिबरी थी। राहुल उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरा। तुम जानते हो, राहुल, मालती बोलने लगी, यह बंगला सिर्फ एक मकान नहीं है। ये एक द्वार है उस शक्ति का जिसे आम लोग विनाशिनी कहते हैं। विनाशिनी? राहुल फुसफुसाया। हाँ, उसकी आंखें चमक उठीं। जो हर उस आत्मा को खींच लाती है जिसमें लालच हो, भूख हो या अधूरा सपना। राहुल अब ठंडी दीवारों के बीच खड़ा था। उसके सामने एक पत्थर की वेदी थी। उस पर काले धागों में लिपटा एक त्रिशूल रखा था और उसके चारों ओर सूखे खून के निशान। ये क्या है? राहुल कांपती आवाज में बोला। ये विनाश का प्रवेश द्वार है।
जिससे गुजर कर मैं वो बनी जो अब हूं। और अब तुम्हारी बारी है। मालती ने लाल चंदन से राहुल की दोनों आंखों पर तिलक लगाया। फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर जैसे कोई अनजानी भाषा में। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगी, दिए की लौ नीली हो गई और राहुल की आंखों के आगे सब घूमने लगा। मालती, ये क्या हो रहा है? शांत रहो। मालती की आवाज अब गूंजती हुई लग रही थी। एक नहीं, कई मालती बोल रही थी। तुमने कहा था तुम खुद को बदलना चाहते हो, अब वही होगा। तुम सिर्फ एक छोले भटूरे वाले नहीं बनोगे, तुम बनोगे मेरा उत्तराधिकारी, इस शक्ति का वाहक। नहीं, मैं ये नहीं चाहता था। अब चाहने का कोई मतलब नहीं, राहुल। तुमने उस रात मेरी आंखों में झांका था। अब तुम इस शक्ति के बंधन में बंध चुके हो। और तभी राहुल की आंखों से खून बहने लगा। उसका चेहरा विकृत होने लगा, जैसे कोई और चेहरा उस पर चढ़ रहा हो। उसकी छाती से तेज धड़कनों की आवाज आने लगी और फिर एक तेज चीख। फिर सब शांत हो गया। मालती अब उसके सामने खड़ी थी और राहुल अब एक नए रूप में उसके बराबर। वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो भी एक वाहक था। हर आत्मा का एक सच होता है और कुछ आत्माएं सच नहीं, केवल शिकार होती हैं। गुजरात की वीरान गलियों के किनारे उस पुराने बंगले में अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि एक छिपी हुई सत्ता, एक काली विरासत जो अब जाग चुकी थी। मालती, वह रहस्यमयी औरत जो कभी एक आम इंसान थी, अब एक शक्ति की वाहिका थी और उसने एक नया चेहरा चुना था। राहुल, वह लड़का जो भूखा आया था अब भूख बन चुका था। पिछली रात बिजली की चमक और मोमबत्ती की कापती लौ के बीच जब मालती ने कहा था, मैं वो हूं जो सपनों में आता है, राहुल कांपा था, लेकिन भागा नहीं, क्योंकि उस डर में भी एक अजीब सा आकर्षण था, एक जादू जो अब उसके भीतर उतरने लगा था। तहखाने की पुकार। अगली रात जब घड़ी ने रात्रि के तीसरे पहर को छुआ, मालती ने राहुल को बंगले के नीचे ले जाने के लिए कहा, वहां जहां विनाशिनी वास करती थी। वो शक्ति जिसे इंसान की आत्मा चाहिए होती थी पर बदले में देती थी नियंत्रण। तहखाने में एक पुरानी वेदी थी, त्रिशूल, सूखे रक्त के धब्बे और चारों ओर दीवारों पर लिखे मंत्र। हर गांव का सपना होता है शहर जाना, पर कुछ सपने शहर में जाकर सच नहीं, शिकार बन जाते हैं। बसंतपुर गांव की टूटी फूटी पगडंडियों से निकलकर राहुल अपने पिता के साथ खेतों में पसीना बहाता रहा, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी फसल बर्बाद। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो इन खेतों में दम तोड़ना नहीं चाहता था। जब तक एक दिन वो अपनी माँ लक्ष्मी से बोला, माँ, मैं अब शहर जाऊंगा। गुजरात, यहाँ सिर्फ मिट्टी है, वहाँ शायद तकदीर मिले। माँ ने उसे एक ही बात कही, जाना है तो जा, लेकिन जो भी हो कोई गलत काम मत करना। राहुल ने सिर झुका लिया। वो नहीं जानता था कि शहर में आने के बाद उसका सबसे पहला समझौता इसी वादे से होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।